हेलो क्लास, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने अपना मेमोरी किया था, इसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है मेमोरी को एक्वायर करने के। मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। मेमोरी क्या होता है? रिकॉलिंग समथिंग वी हैव लर्न इन पास्ट, मतलब जो भी हमने प्रीवियस टाइम पे लर्निंग की है या पिछले पास्ट में हमने जो भी लर्न किया है उसको प्रेजेंट में रिकॉल करना, रिमेंबर करना, क्या कहलाता है? आपका मेमोरी कहलाता है। ठीक है, कह सकते हो लर्निंग का ही एडवांस फॉर्म आप कह सकते हो मेमोरी है। लर्निंग करने के बाद ही जो आउटपुट होता है वो मेमोरी ही होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना था, इसी के आगे कंटिन्यू करना था, वो था हमारा फॉरगेटिंग। ठीक है, फॉरगेटिंग टॉपिक। अब देखो, फॉरगेटिंग जो फॉरगेटिंग वर्ड है, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है? भूलना। तो फॉरगेटिंग का मतलब है भूलना और मेमोरी का मतलब है याद रखना। तो जस्ट मेमोरी के अपोजिट ये हो सकता है। मतलब जब मेमोरी है रिकॉलिंग समथिंग इन पास्ट, तो फॉरगेटिंग क्या है? इट इज़ अ फेलियर टू रिकॉल इन लर्न मटेरियल। मतलब जब भी हम लर्न करने में या फिर किसी भी प्रीवियस पास्ट लर्निंग को याद करने में प्रेजेंट टाइम में फेल हो रहे हैं, तो उसको हम फॉरगेटिंग बोलेंगे। मतलब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? हम फेल है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, एबल नहीं है रिकॉल करने के। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें लिखा है इट इज़ अ फेलियर टू रिकॉल द मटेरियल लर्न इन पास्ट। अब देखो, एक वर्ड का मतलब समझ आया? मेमोरी में सिर्फ ये वर्ड नहीं था आपका, सिर्फ ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉल डेट मटेरियल लर्न इन पास्ट। मेमोरी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ अ process of recall, it is a process of recall the material we learn in past। सेम डेफिनेशन है दोनों की, बट इसमें ऐड किया हुआ फेलियर। मतलब फेलियर का मतलब याद ना कर पाना, तो इट इज़ अ फेलियर टू रिकॉल मटेरियल इन द पास्ट। ठीक है, डिफरेंसेस दोनों में यही है। हम लर्निंग में मेमोरी में क्या करते हैं? रिकॉल कर पाते हैं और फॉरगेटिंग में कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एबल नहीं होते करने के, तभी तो वो फॉरगेटिंग है, तभी तो वो फॉरगेटिंग के अंदर आ रहा है। इट इज़ अ फेलियर टू रिकॉल द मटेरियल लर्न इन पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अ पोएम इज़ लर्न इन मॉर्निंग। जब हमने एक पोएम क्या करी? मॉर्निंग में याद करी, बट इवनिंग में उसको रिकॉल कर नहीं पाए हम। इवनिंग में क्या करें? रिकॉल, किसी ने हमसे पूछा तो हम उसको रिकॉल ही नहीं कर पाए, रिमेंबर ही नहीं कर पाए। वो क्या है? फॉरगेटिंग है हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं मुन के अकॉर्डिंग। फॉरगेटिंग इज़ फेलिंग टू रिटेन और नॉट टू बी एबल टू रिकॉल वट वी हैज़ बीन एक्वायर्ड। फॉरगेटिंग क्या है? फेलिंग, मतलब फेल होना, हार जाना टाइप। फॉरगेटिंग क्या है? फेलिंग टू रिटेन। जो भी मैंने बताया था मेमोरी में रिटेंशन वर्ड, कि रिटेंशन क्या होता है? पहले लर्निंग करते हैं, उसके बाद वो रिटेन रहता है हमारे माइंड में। तो इसमें क्या है? फेलिंग टू रिटेन, मतलब हमारी मेमोरी क्या करती है? रिटेन ही नहीं रख पाती जो भी हमने याद किया है। ठीक है, उसके अलावा नॉट टू एबल टू रिकॉल, मतलब उसके बाद एबल ही नहीं होती रिकॉल करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉट टू एबल टू रिकॉल वट वी हैज़ बीन एक्वायर्ड, मतलब जो भी हमने प्रीवियस टाइम में एक्वायर्ड किया, जो भी हमने प्रीवियस टाइम में गेट किया था, वो सब हम प्रेजेंट में एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो सब हमारा फॉरगेटिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट है वुडवर्ड डिफाइंड फॉरगेटिंग एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। अब देखो, फॉरगेटिंग क्या है? एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। मतलब हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को आप देखो तो ये प्रोसेस हर किसी के माइंड में एक्टिव रहता है। हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, छोटा छोटा, जैसे कभी कोई सामान रख के भूल जाना, या कुछ हमने सुबह याद करा हो तो मॉर्निंग में भूल जाना, मतलब कुछ परसेंट उसका हम भूल जाते हैं। लाइक हम डेली अगर ये टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो आप इसका रिवीजन नहीं करोगे शाम तक, तो मे बी इसमें से कुछ सम पार्ट, इसका 100% पार्ट में से तुम्हारा 50% फॉरगेट हो जाए। तो मेमोरी क्या है? एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। वैसे देखा जाए तो मेमोरी, फॉरगेटिंग, लर्निंग, ये सब मेंटल एक्टिव प्रोसेस है जो एक्टिव रहते हैं, एक कभी रुकते नहीं है। मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन है इंग्लिश एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इंग्लिश एंड इंग्लिश डिफाइन द लॉस और द लूजिंग टेम्पररी और परमानेंट ऑफ समथिंग अर्लियर लर्न। ठीक है, लूजिंग एबिलिटी टू रिकॉल, रिकोगनाइज और टू डू समथिंग। इसमें बहुत सिंपल से वर्ड में उन्होंने समझाया है। इन्होंने सबसे पहले बोला जब भी हमारा कोई लॉस हो या फिर हम कुछ लूज़ कर जाए, जो भी हमारा टेम्परेरी में लॉस हो सकता है, परमानेंट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियसली लर्न किया हो, समथिंग अर्लियर लर्न, जो भी हमने पहले लर्न किया उसको प्रेजेंट में हम लूज़ कर रहे हैं, लूजिंग कर रहे हैं। ठीक है, मे बी वो फॉरगेट हमें टेम्परेरी हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन किया है लूजिंग एबिलिटी टू रिकॉल।
अब रिकॉल करने की जो हमारी एबिलिटी है वो भी हम लूज़ कर देंगे और रिकॉग्नाइज करने को लूज़ कर देंगे। कोई भी और जो काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, जिस काम के लिए हमें वो रिकॉल करना था, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है द लूज और द लूजिंग टेम्परेरी एंड परमानेंट ऑफ समथिंग अर्लियर लर्न, लूजिंग एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पेट्रोवस्की और यारसोवस्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, पेट्रोवस्की एंड यारसोवस्की डिफाइंस forgetting is a process characterized by gradually decrease in ability to recall and reproduce the learned material। अब इन्होंने लिखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ये forgetting एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे कैरेक्टराइज होता है, जो किससे कैरेक्टराइज होता है। कैरेक्टराइज मतलब क्या क्या इसके अंदर आदतें होती है। फॉरगेटिंग इज़ अ प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब हमारा क्या होता है, जो एबिलिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, बहुत रैपिडली डिक्रीज होती है एबिलिटी रिकॉल करने की। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो किससे कैरेक्टराइज हो, ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल, मतलब याद करने की या फिर रिमेंबर करने की जो क्षमता है हमारी, उसको ही हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, हमारे अंदर वो डिक्रीज़ हो जाती है। और जो भी प्रीवियसली हमने लर्न किया है उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। सारी डेफिनेशन में एक ही बात बोली गई है, क्या है, इनेबल टू रिकॉल, ठीक है, लूजिंग एबिलिटी टू रिकॉल, डिक्रीज एबिलिटी टू रिकॉल या फेलिंग टू रिटेन, तो सब में एक ही बात बोली गई है। जहाँ तक देखा जाए फेलियर टू रिकॉल, सब में एक ही बोले गए। सबसे पहला वर्ड भी आपने फेलियर टू रिकॉल ही पढ़ा था, तो सब में एक ही बात बोली गई है कि क्या है, फॉरगेटिंग, फेलिंग टू रिकॉल समथिंग। नेक्स्ट है आपके फैक्टर इफेक्टिंग। अब ये फैक्टर का मतलब है किन किन कारणों से फॉरगेटिंग होती है, ये सब आप कह सकते हो कॉजेस है, फैक्टर ऑफ फॉरगेटिंग, कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, कारण क्या है फॉरगेटिंग के। वैसे तो देखो बहुत कारण है, ठीक है, हमारी हेल्थ हो सकती है, हमारा आईक्यू हो सकता है, बहुत कारण है, बट ये कुछ फैक्टर्स है जो हमने सिर्फ सम बेसिस पे निकाले, थ्योरीज के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका डिसयूज़ और डीके थ्योरी। डिसयूज़ और डीके थ्योरी का मतलब होता है आपका लैप्स ऑफ टाइम। डिसयूज़ और डीके थ्योरी का मतलब है लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है बेसिकली समय के साथ चीज़ें भूल जाना। जैसे आपको पता ही है नेचर का क्या है, एक फिनोमिना है, जब हमारे साथ नेचर जैसे जैसे बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम हमारे साथ में हमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हम भूलते चले जाते हैं। तो वो सब मतलब वो होता है सबके साथ, तो जनरली ये नेचुरली हैपन हो रहा है। तो लैप्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ अपनी चीज़ें भूलते चले जाना, अगर हम उसको रिकॉल या प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारी ऐसी गेम्स या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप तक अभी तक याद नहीं होगी। आपको एक एक दिन तो याद नहीं हो सकता ना बचपन का, बट समय के साथ आप भूल गए, क्योंकि इंसान का एक नेचर कैसा है कि समय के साथ वो भूल जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो डीके और डिसयूज़ एंड डीके थ्योरी इसी पे बेस्ड है हमारी, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन डीके डिसयूज़ थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग बाय एम्बिगेंस। एम्बिगेंस ने इस स्टोरी के बारे में अपना पॉइंट दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस इफ़ अ मटेरियल लर्न एंड देन इट इज़ नेदर प्रैक्टिस और नॉर यूज्ड, जब एक मटेरियल हम पढ़ते हैं उसके बाद वो कभी प्रैक्टिस ना किया जाए, ना यूज़ किया जाए, देन वो क्या होगा, पासेज ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम से बाहर निकल जाएगा। पासेज मतलब टाइम के साथ साथ वो क्या होगा, निकल जाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द बिगिनिंग आफ्टर लर्निंग फॉरगेटिंग विल बी फास्ट, लेटर गो स्लो। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होती है हमारी फॉरगेटिंग बहुत फास्ट रहती है और बाद में भले ही वो थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब याद रखो, समय के साथ, समय के साथ मतलब हमारी लर्निंग ऐसी है कि हम समय के साथ चीज़ें भूल जाते हैं। समय के साथ हमारी चीज़ें क्या होती हैं, हम भूल जाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रखोगे तो आप समय के साथ क्या करोगे, वो चीज़ें भूलते हुए चले जाओगे, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखो, आपका क्या है,
नेक्स्ट थ्योरी आपकी रिप्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी। सिगमंड फ्रॉइड आपको पता है साइको एनालिसिस के फादर हैं, ठीक है, जिन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी भी दी थी। तो ये वाली थ्योरी भी इन्होंने ही दी। और इन्होंने रिप्रेशन का मतलब क्या दिया? देखो, रिप्रेशन का मतलब बेसिकली होता है दमन, ठीक है। दमन मतलब हिंदी में बोलते तो दबा देना टाइप, ठीक है। तो आपको पता है दबा देना, आपको पता है कि कुछ चीज़ें या कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम खुद से दमन कर देते हैं, खुद से क्या करते हैं, उनको दबा देते हैं, ठीक है। खुद से हम चाहते नहीं हैं वो एक्सप्रेस हो, उनको खुद से अनकॉन्शियस माइंड में हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। वो होता है रिप्रेशन थ्योरी। मतलब ऐसे अनचाहे थॉट्स, ठीक है, अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड फियर, अनवांटेड जो हमारे इमोशंस है, हम उनको क्या करते हैं, अनकॉन्शियस स्टेज में भेज देते हैं, जिससे हमें वो याद ही ना आए बार बार। होता है ना, जो हमारे साथ बुरे इंसिडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उनको भुलाने की कोशिश करते हैं, जान के भुलाते हैं ना। कोई नेचर के अकॉर्डिंग तुम नहीं भूल रहे हो, ठीक है ना, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आप भूल रहे हो, आप खुद से उसको भूलना चाह रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ खुद की सेटिस्फेक्शन या खुद को पेन से रिलीव कराने के लिए, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड इन दिस थ्योरी साइको एनालिसिस। इट इज़ स्टेट ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच आर पेनफुल। मतलब ये क्या है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं बहुत पेनफुल हो, डिस्ट्रेसिंग हो, वो हम क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। कहाँ पे? एक अनकॉन्शियस स्टेज में। अनकॉन्शियस मतलब जब हमें कोई होश ही ना हो, अनकॉन्शियस स्टेज में हम इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपकी है इंटरफेरेंस। देखो, जो आप ये तीनों पढ़ रहे हो ना, डिके, रिप्रेशन, इंटरफेरेंस, ये आपकी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग भी है। ये आपका बेनिफिट पॉइंट इसमें पड़ता है कि सेम यही तीनों थ्योरी आपकी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है। आगे इसमें है, मैं पढ़ाऊँगी, वो भी एक बार और रिपीट करके बताऊँगी, तो कह सकते हो कि इसका बेनिफिट आपका ये पड़ता है। थ्योरी के साथ साथ ये आपके कॉजेज़ भी है, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ ये क्या है, कॉजेज़ भी हैं। तो पर आपने तीनों कॉजेज़ में ही पढ़ लिया, तो मे बी आपको थ्योरी में इतना डिफ़िकल्ट ना हो पढ़ने में ये सब। सबसे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसका इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस का मतलब दखल अंदाजी। तो कभी भी हमारे जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमारे जैसे मैं कुछ टॉपिक पढ़ रही हूँ और सडनली कोई आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है एक मेरे माहौल या मेरे एक पर्सनल स्पेस में, तो मैं अचानक डिस्टर्ब हो जाऊंगी, जिसकी वजह से भी मेरी लर्निंग इफेक्ट हो सकती है। लर्निंग इफेक्ट होगी तो मेमोरी नहीं बनेगी, और मेमोरी इफेक्ट है तो मतलब वो फॉरगेटिंग ही है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब है जब टू डिफरेंट टास्क एक टाइम पे हमें दे दिए जाए, व्हेन टू डिफरेंट टास्क आर लर्नड एट अ डिफरेंट टाइम्स, देन पुट इंटरफेरेंस इन द रिकॉल ऑफ ईच अदर फॉरगेटिंग टेक प्लेस। जैसे दो टास्क दिए, मैंने एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि ए टीम है, उसको मैंने एक टास्क दिया, टास्क 1, इसको मैंने दिया टास्क 1, ठीक है। टीम बी है, उसको टास्क भी दिया मैंने 1, बट टीम जो सी है उसको मैंने टास्क फर्स्ट भी दिया, टास्क सेकंड भी दिया, साथ में उसको मैंने दोनों दिए। तो जब इसका रिज़ल्ट हम इससे अगर हम सुनेंगे या फिर इससे हम इसका जो भी हम इसको याद, इसने जो भी याद किया उससे हम जब इसका आउटकम लेंगे ना, तो इसको फर्स्ट जो टास्क उसको मिला उसको 100% लर्न होगा, इसको भी 100% लर्न होगा फर्स्ट टास्क। अब इसको 2 टास्क मिले थे, मतलब 2 का इंटरफेरेंस हो रहा था आपस में, ये इस पे भी ध्यान दे रहा था फर्स्ट टास्क पे भी और सेकंड पे भी दे रहा था, तो इसका जो आउटकम निकलेगा वो मे बी 50 to 80% निकले। मतलब 20 से 30%, 50 से कह सकते हो 50 से लेके 20 से 50 लेके % की आपको इसमें फॉरगेटिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब जब एक पर्सन इसको फर्स्ट टास्क को अच्छे से वो पढ़ पा रहा है तो दूसरा वाला 100% लॉस हो जाएगा, इसको ज़्यादा पढ़ रहा है तो फर्स्ट वाला लॉस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब जब 2 टास्क एक साथ में इंटरफेयर करें तो हमारी दोनों की लर्निंग या दोनों की जो मेमोरी है ना वो फॉरगेट हो सकती है, इसलिए इंटरफेरेंस थ्योरी आती है। मतलब न्यू मेथड की वजह से या न्यू लर्निंग की वजह से पुरानी लर्निंग इफ़ेक्ट हो जाना, या पुरानी लर्निंग की वजह से आपकी न्यू लर्निंग इफ़ेक्ट हो जाना। नेक्स्ट है आपका लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड का मतलब किस तरह का मेथड से आप लर्न कर रहे हो
तो वो भी करता है। जैसे कुछ कुछ मेथड होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाँ वो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, आपको पता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेथड ऐसे हैं, जैसे मैथ्स में भी काफ़ी फार्मूलाज ऐसे हैं जैसे हम नहीं पढ़ पाते, ना समझ पाते हैं उनको, तो वो फार्मूलाज पढ़ने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होते हैं। मतलब मेथड भी डिपेंड करता है। अगर मेथड ईजी होगा तो हमें ईजिली याद हो जाएगा, और मेथड अगर बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो हमें डिफ़िकल्टी से याद होगा और वो फॉरगेटिंग में जाएगा। There are different techniques and method used for learning, but if is not learned properly and adequately, then forgetting will be take place. It is depend also upon the kind of method in use. मतलब जब हम different type of की learning या technology use करते हैं पढ़ने के लिए, learning के लिए, बट जब हम प्रॉपरली खुद से लर्न नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं अच्छे से, तो वो फॉरगेटिंग तो प्लेस करेगी, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे मेथड भी बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, जो हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं होते, जिसलिए हम फॉरगेट करते हैं बार बार। इसमें एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल द मैथमेटिकल टास्क बिकम डिफ़िकल्टली फॉरगेटिंग अकर ईजिली, ठीक है। मतलब जब एक टास्क मैथमेटिकल टास्क हमें दिया है तो वो मे बी डिफ़िकल्ट हो बहुत ज़्यादा, इसलिए फॉरगेटिंग अकर होगी ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मीनिंगफुल मटेरियल। अब देखो मीनिंगफुल मटेरियल का मतलब क्या है। मीनिंगफुल मटेरियल का मतलब है कि एज द टास्क ऑफ मटेरियल इज़ मीनिंगफुल। जैसे आपके सामने मैं 2 टास्क रख दूँ, ठीक है, एक मैं इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ, चलो सिंपल सा। जैसे मीनिंगफुल की बात हो रही है, एक बुक यहाँ रखी है इंग्लिश, ठीक है, दूसरी बुक रखी है कोई अदर लैंग्वेज की, ठीक है, जो लैंग्वेज आपने कभी पढ़ी भी नहीं हो। अदर लैंग्वेज लाइक कह सकते हो आप साउथ इंडियन लैंग्वेज कह सकते हो आप, या फिर साउथ इंडियन नहीं तो आप बाहर की लैंग्वेज कह सकते हो जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो कोई अदर लैंग्वेज जो आपको बिल्कुल नहीं आती है। अब आपके सामने 2 बुक रखी है, तो आप इजीली रिमेंबर किसको कर सकते हो, ये इजीली याद किसको कर सकते हो, दिस वन। क्यों, इसको क्यों, क्योंकि आपको लैंग्वेज पता है, मीनिंग पता है उसका, आप इजीली याद कर लोगे। लेकिन इसको याद करने के बाद भी आप फॉरगेट करोगे क्योंकि आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए हमारी क्या बोलते हैं, लर्निंग इफ़ेक्ट होते हैं, और लर्निंग इफ़ेक्ट का मतलब है मेमोरी भी इफ़ेक्ट हो जाना साथ में, ठीक है। मीनिंग के लर्निंग के फैक्टर्स पढ़े होंगे तब भी उसमें ये पॉइंट आया था। इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, इट इज़ ईजी टू लर्न अ स्टोरी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज केमिकल फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री। इसमें लिखा है, जैसे देखो अब लर्निंग स्टोरी क्या होता है, मीनिंग बहुत ईजी होते हैं इसलिए हमें ईजिली याद हो जाती है, बट जब केमिकल नेम या फार्मूलाज आते हैं तो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे लिए पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है हेड इंजरी। हेड इंजरी का मतलब है अगर किसी के सर में चोट वगैरह लग जाए या किसी को इंजरी वगैरह हो जाए तो उनकी हेड इंजरी का मतलब हेड के सबसे नियर बाय ऑर्गन कौन सा होता है, ब्रेन। और ब्रेन में डैमेज होना या ब्रेन में कोई इफ़ेक्ट आना मतलब बहुत सारी कंडीशंस या बहुत सारे डिसऑर्डर का राइज होना, ठीक है। तो इसमें लिखा है द हेड इंजरी इस कैन लीड टू एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। ये क्या है, एक मेमोरी लॉस की कंडीशन है। इट कैन परमानेंट इन नेचर। अब मेमोरी लॉस वो परमानेंट भी हो सकता है और वो भी हो सकता है टेम्परेरी। द पर्सन ट्रूली फॉरगेट द वेरियस मेंटल रिलेटेड इन हिज लाइफ, देन द ब्रेन कांट रिकॉग्नाइज द मटेरियल। जब हेड इंजरी होगी तो ब्रेन क्या करेगा, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा जो भी हमने प्रीवियस मटेरियल पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मतलब है जब एक पर्सन स्ट्रेस में है तो वो जब जिस बात से उसको स्ट्रेस है ना उसकी बात के अलावा ना वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन लाइफ अ पर्सन कैन ऑल्सो डेवलप मेमोरी लॉस कॉल्ड एमनेशिया। जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ को, ठीक है। जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो पर्सन में क्या डेवलप कर सकती है, एक मेमोरी लॉस की कंडीशन कॉज कर सकते हैं जिसको हम एमनेशिया बोलते हैं। However, the memory loss will be limited those matter of life which are stressful। मतलब जो भी मेमोरी लॉस है वो कहाँ तक होगा, जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ मैटर है ना, जो भी याद है वो सिर्फ क्या करेगा, फॉरगेट करेगा, क्योंकि उसको वो भुलाने भी होते हैं,
नेक्स्ट देखो ड्रग्स का ओवरडोज हम ज़्यादा लेते हैं तो वो मेमोरी इफेक्ट हमारी हो ही जाती है, जैसे यूज़ ऑफ ड्रग्स, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, या फिर ऐसे सब्सटीट्यूट्स जो हमारी अल्कोहल रेंज को बढ़ाए, कैफीन को बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ड्रग्स में देखो क्या लिखा है, द ड्रग्स ऑल्सो इफेक्ट द मेमोरी एंड कॉज फॉरगेटिंग। जैसे आपने कभी अल्कोहलिक पेशेंट देखे हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो नशे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब वो होश में आते हैं तो वो नहीं बता पाते कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो फॉरगेटिंग की वजह से होता है। ड्रग्स क्या करती है, ब्रेन को पूरा कंट्रोल में कर लेती है कई बार, अल्कोहल जैसे। द ड्रग्स ऑल्सो इफेक्ट मेमोरी, ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कैन कॉज मेमोरी लैप्स। जब हम ज़्यादा अमाउंट में मेमोरी अल्कोहल का यूज़ या इंटेक करते हैं तो वो मेमोरी लैप्स कर सकता है, मतलब मेमोरी को एकदम से भुला सकता है। द अल्कोहलिक फॉरगेट वेरियस एक्टिविटी इन विच वी हैज़ डन इन ड्रिंकिंग। मैंने एग्जांपल बताया ना, जब ड्रिंकिंग के टाइम पे या ड्रंक था वो, उस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ उन्हें की वो मे भी भूल जाए जब वो होश में आए। नेक्स्ट है एज फैक्टर। एज फैक्टर इसलिए हो सकता है कि देखो आपने देखा होगा एक एज आती है जब हमारे मसल्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, स्पैम ऑफ मेमोरी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। आपके घर में जो आपके दादा दादी होंगे या परदादा दादी होंगे, उनको देखा होगा ना, वो कई चीज़ें भूल जाते हैं कि ये मैंने करा, ये क्यों कर दिया। तो वो टाइम के साथ होता है, ये टाइम के साथ हैपन होता है। जब आप भी जब बूढ़े होगे तो आपके अंदर भी ये चेंजेस आएंगे, देखने को मिलेंगे। ये एक चेंजेस है और डीजनरेशन की वजह से होता है। तो एज भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो एसोशिएटेड विद फॉरगेटिंग एज द इंडिविजुअल ग्रो द स्पैन ऑफ मेमोरी डिक्रीज। जैसे इंडिविजुअल ग्रो करते हैं उसका स्पैम ऑफ मेमोरी क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। द कैपेसिटी टू रिटेन यूनिट्स ऑन इन इन्फॉर्मेशन इज़ डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थ्योरीज़ है। थ्योरीज़ मैंने तीनों अभी पहले इस फैक्टर्स में भी बताई है, तीनों वही थ्योरीज़ हैं, ठीक है। डिस्केस मतलब नेचर के साथ साथ भूल जाना, समय के साथ क्या करना, भूलते जाना। थ्योरी अपने भी जो भी हमने लर्न किया है, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी रही थी एम्बिहेंस ने, ये थ्योरी किसने दी, एम्बिहेंस ने। कब दी, 1885 में। दिस थ्योरी सिमिलर पॉइंटेड आउट द मेमोरी ट्रांस रिटेन इन द फेडेड ऑफ द एब्सेंस एक्सरसाइज विद द लैपेज ऑफ टाइम। मैंने बताया था पहले भी, लैप्स ऑफ टाइम के बीच में क्या चलेगी, थ्योरी चलेगी पूरी। डिप्रेशन सिगमेंट फ्यूड ने दी, ठीक है। और उन्होंने बताया कि हमारे जो भी तीन स्टेजेस होती है माइंड की, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं वो पेनफुल अगर होंगे, मतलब कॉन्शियस स्टेज में जब हमारे जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस होंगे उनको हम कहाँ डालेंगे, अनकॉन्शियस स्टेज में डाल देंगे, ताकि उनको भूल जाएं हम जान के, रिप्रेस कर दें। रिप्रेस का मतलब पहले भी बताया, दमन कर दें, ठीक है। वही लिखा है। नेक्स्ट देखो इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस का मतलब वही, जब दो टास्क एक साथ में दे दिए जाएँ तो मे भी उसकी लर्निंग इफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से फॉरगेटिंग कॉज हो सकता है। अब ये दो टाइप की होती है, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव, ठीक है। रिट्रोएक्टिव को हम बैकवर्ड डायरेक्शन इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्यों, ठीक है। इसमें देखो, इसमें लिखा है व्हेन अ न्यूली लर्न टास्क इंटरफेयर्स इन द रिकॉल प्रीवियस लर्न टास्क इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब जब आप कुछ न्यू पढ़ते हो ना, जिसकी वजह से आपकी पुरानी लर्निंग फॉरगेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको नया या कोई चैप्टर आज पढ़ाया हो, जिसकी वजह से आप पुराना चैप्टर क्या हो, भूल गए हो, ठीक है। तो न्यू लर्निंग की वजह से आपकी पुरानी लर्निंग क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, इंटरफेयर कर दिया नई लर्निंग ने पुरानी लर्निंग को। वो क्या कहलाएगा, रेट्रोएक्टिव। वो कहलाएगा रेट्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब मैंने कोई भी, देखो मैं इसके आगे लिख देती हूँ, न्यू की वजह से ओल्ड क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। ओल्ड क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। और रेट्रोएक्टिव में ओल्ड लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी आपकी कि न्यू लर्निंग उसको इफ़ेक्ट कर ही नहीं पाई, ठीक है। जैसे आप इसमें ना ये एग्जांपल दे सकते हो, कई मेथड्स या कई आपने फार्मूलाज इतने इजी मेथड से पढ़े होंगे, आपको कितना भी न्यू तरीके से बता लिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे उसको कैच, क्योंकि आपने प्रीवियस इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको नहीं याद होता, ठीक है। क्लास ये अपना फॉरगेटिंग टॉपिक था। इससे पहले मेमोरी हमने करा था, दोनों सिमिलर है।
ये एग्ज़ाम में आता है, मेमोरी और फॉरगेटिंग दोनों शॉर्ट नोट्स में। कई बार सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि मेमोरी क्या होता है ये बताओ, फॉरगेटिंग क्या होता है ये बताओ, और कई बार ये साथ में आ जाता है कि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग डिस्क्राइब करो इन 5 मार्क्स शॉर्ट नंबर्स। ठीक है क्लास, चलो क्लास ठीक है, थैंक यू।